कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से सोना यानी कि गोल्ड न खरीदने की अपील की और यह अपील भी 1, 2 या 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए की। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद विपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। सबसे पहले कांग्रेस से राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी तक बता डाला। वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को लेकर टिप्पणी की। लेकिन कांग्रेस की टिप्पणी के बाद जब हम इस प्रकरण को लेकर इतिहास को खंगालने लगे तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सोना न खरीदने की सबसे पहली अपील करने वाली तत्कालीन कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उसके बाद कांग्रेस सरकार में ही वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इसकी अपील की थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सोना न खरीदने की वकालत की थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवासियों से सोना न खरीदने की अपील की है। यहाँ बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार को लेकर भी है कि आखिर इन सरकारों ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की थी। यह फैसला राजनीतिक नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहा है। इस फैसले को इंदिरा गांधी ने भी राष्ट्रहित में लिया था और यही फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। लेकिन विपक्षी दल इस पर बयानबाजी करने से नहीं चुके। चलिए आज आपको सोना, डॉलर और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इन फैसलों को क्यों लिया जाता है इसको विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। भारत में सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि परंपरा, सुरक्षा और निवेश का गहरा प्रतीक है। शादी ब्याह से लेकर बचत और सामाजिक प्रतिष्ठा तक इसकी अहम भूमिका रही है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से जब जब देश दबाव में आया तब तक सरकारों ने नागरिकों से सोना कम खरीदने या कुछ समय के लिए टालने की अपील की। यह अपील कोई नई परिघटना नहीं बल्कि दशकों से दोहराया जाता रहा एक आर्थिक संकेत है। आज नरेंद्र मोदी की अपील उसी परंपरा का विस्तार है जिसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के दौर से हुई थी और जिसे आगे पी चिदम्बरम और अरुण जेटली जैसे नेताओं ने अपने अपने समय में अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाया। आर्थिक रूप से देखें तो सोना खरीदने का सीधा संबंध देश की वित्तीय स्थिति से जुड़ा होता है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है और इसके लिए डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में जब सोने का आयात बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है, चालू खाता घाटा बढ़ता है और रुपया कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि सरकारें समय समय पर सोने की मांग को नियंत्रित करने की कोशिश करती रहती हैं। यदि इतिहास पर नजर डालें तो 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से गुजर रहा था। उस समय उन्होंने राष्ट्रीय अनुशासन और बलिदान का आह्वान करते हुए लोगों से सोना न खरीदने की अपील की। इसके साथ ही गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर जैसे कड़े कदम उठाए गए ताकि डॉलर की बचत हो सके और अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। इसके कई दशक बाद वर्ष 2013 में पी चिदम्बरम के कार्यकाल में स्थिति अलग होते हुए भी चिंता समान थी। उस समय भारत का चालू खाता घाटा रिकॉर्ड 6.7% तक पहुंच गया था और रुपया तेजी से गिर रहा था। इस संकट से निपटने के लिए चिदम्बरम ने लोगों से सोना न खरीदने की अपील की और आयात शुल्क बढ़ाकर सोने की मांग को कम करने का प्रयास किया गया। उनका उद्देश्य साफ था, घाटे को नियंत्रित करना और रुपए को स्थिरता देना। इसके बाद वर्ष 2015 में अरुण जेटली ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सीधे प्रतिबंध लगाने के बजाय वैकल्पिक निवेश के रास्ते खोले। सावरेन गोल्ड बॉन्ड, जिन्हें एसजीबी कहा जाता है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और इंडियन गोल्ड कॉइन जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने लोगों को फिजिकल गोल्ड की बजाय वित्तीय विकल्पों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इसका उद्देश्य था सोने के आयात को कम करना और देश में मौजूद निष्क्रिय सोने को अर्थव्यवस्था में लाना। हमें सोने के प्रति अपनी ललक को कम करने और पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में किफायत बरतने की जरूरत है। यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कही थी। वो तारीख थी 30 अगस्त वर्ष 2013। संसद में प्रधानमंत्री बोल रहे थे। 51 सेकंड का वीडियो भी भाजपा ने ढूंढकर कांग्रेस पर पलटवार जरूर किया है। दरअसल जब से पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की, विपक्ष खास तौर से कांग्रेस हमलावर है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2026 में नरेंद्र मोदी की अपील वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत के आयात बिल को काफी बढ़ा दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना न खरीदने और ईंधन की खपत कम करने का आग्रह किया। इस अपील के पीछे मुख्य उद्देश्य डॉलर की बचत करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। यदि इन सभी दौरों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि परिस्थितियां भले बदलती रही, लेकिन चिंता और लक्ष्य लगभग समान रहे। 1967 में संकट विदेशी मुद्रा का था, 2013 में चालू खाता घाटे का, 2015 में आयात निर्भरता का और 2026 में वैश्विक अस्थिरता तथा महंगे तेल का। तरीकों में भी बदलाव आया, कभी प्रतिबंध, कभी कर वृद्धि, तो कभी वैकल्पिक निवेश और अब जागरूकता आधारित अपील। लेकिन हर बार लक्ष्य एक ही रहा, डॉलर की बचत और आर्थिक संतुलन। आर्थिक दृष्टिकोण से सोना एक निष्क्रिय संपत्ति माना जाता है। यदि पैसा बैंक या किसी निवेश में लगाया जाए तो वह अर्थव्यवस्था में घूमता है, रोजगार और उत्पादन को भी बढ़ाता है। इसके विपरीत सोना अक्सर तिजोरियों में बंद रहता है और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाता। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे फ्रीज पूंजी भी कहते हैं। भारत में घरों में पड़ा हजारों टन सोना यदि आर्थिक प्रणाली में शामिल हो जाए तो विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। अंततः सोना न खरीदने की सरकारी अपील केवल एक सलाह नहीं होती, बल्कि एक व्यापक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। वर्ष 1967 से लेकर 2026 तक हर दौर में सरकारों ने परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उनका मूल्य उद्देश्य एक ही रहा, विदेशी मुद्रा की बचत, चालू खाता घाटे पर नियंत्रण और रुपए की स्थिरता। इसलिए सोना खरीदना केवल व्यक्तिगत निवेश का निर्णय नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन जाता है। तो ये वो विश्लेषण था जो हम सिर्फ इसलिए आपके सामने लेकर आए कि इस तरीके के फैसले, इस तरीके के अपील सिर्फ सरकार इसलिए नहीं करती कि किसी प्रकार की बात सामने आए, बल्कि सरकार का उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी देश में स्थिरता को बनाए रखना है।